सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। किसी भी मुल्क की मईशत उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत की तरह होती है, और अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी ख़राब हो तो वो इंसान फिर किसी काम का नहीं रहता। यही हाल इस वक्त हमारी मुल्क की मईशत का हो रहा है। हुकूमत मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने में लगी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन इकदाम से मुल्क की मईशत बेहतर हो सकेगी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए टैक्स सिस्टम में इस्लाहात, FBR की तंजीम नौ, मुनसिफाना टैक्स कवानीन और टैक्स के जाल का फैलाव पहली तरजीह होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की कोई वाज़ेह टैक्स पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से माशी तरक्की और सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं और टैक्स चोरी में इजाफा हो रहा है। टैक्स की नाकिस पॉलिसी की वजह से रेवेन्यू में भी कमी देखी जा रही है। FBR की ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक 2023 में फाल इनकम टैक्स देने वालों की तादाद 36,65,612 और सेल्स टैक्स देने वालों की तादाद 2,07,194 है। तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद भी टैक्स देने वालों की ये तादाद इंतहाई कम है। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि टैक्स के कवानीन को सादा और मुनसिफाना बनाना होगा, मौजूदा टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्सेस के नफाज से गैर दस्तावेजी मईशत बढ़ेगी। टैक्स पॉलिसियों को पायदार और कारोबार दोस्त बनाना होगा। गैर यकीनी सूरत हाल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटी की हौसला शिकनी करती है। माली साल 2022-2023 में डायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम 32.33%, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम 49.32% रहा। जबकि माली साल 2023-2024 में डायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम 34.38% और इनडायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम 41.69% मुकर्रर किया गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का मौशी मसला दरअसल है क्या हमारे हुक्मरानों को ये पता है? पाकिस्तानी मईशत का बुनियादी मसला अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम होने के बाइस पैदा होने वाला खसारा है, और खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत को रुपए की सूरत में कौमी बैंकों से और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में ज़रूरत पड़ने पर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और ममालिक से कर्ज लेना पड़ता है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि पाकिस्तान को कर्जा अदा करने के लिए भी नए कर्जे लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारे मुल्क के बेहतरीन थिंक टैंक्स ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में अहम नुकात की तरफ इशारा किया गया है कि पाकिस्तान में कोई वाज़ेह टैक्स पॉलिसी क्यों नहीं है, माशी तरक्की और सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर होने की वजह आखिर क्या है, टैक्स चोरी में इजाफा क्यों हो रहा है, टैक्स की नाकिस पॉलिसी की वजह से रेवेन्यू में कमी की वजह आखिर क्या है, टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह क्या है, टैक्स की नाकिस पॉलिसी को कैसे बेहतर किया जाए, रेवेन्यू अथॉरिटी और टैक्स देने वालों के दरमियान एतमाद को किस तरह बहाल किया जाए। तो नाज़रीन, माहिर मईशत ने इस टैक्स इंतज़ामिया में वसी स्तर इस्लाहात पर जोर दिया है, और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने वफाकी हुकूमत पर यह जोर दिया है कि वो अगले 3 सालों में टैक्स टू GDP के तनासुब में 3% इजाफे की हिकमत अमली वज़ा करें और सूबाई टैक्स निज़ाम तैयार करें जो कि उनके मुताबिक मुल्क में बुनियादी टैक्स इस्लाहात होना चाहिए। बिलवास्ता टैक्सेस के गैर मुतनासिब हिस्से पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट इनकम टैक्स की तरक्की की वजह से पिछले 2-3 सालों में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, जो सुपर टैक्स के नफाज की वजह से निस्बतन तेज़ी से बढ़ता है। इसके बावजूद पाकिस्तान की आबादी के निचले तबके पर टैक्स का असर उनकी आमदनी का तकरीबन 12% है, क्योंकि टैक्स के लिए खपत की बुनियादी अशिया पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। उन्होंने मजीद ये बताया है कि इस वक्त महसूलात की वसूली में सूबाई हिस्सा 8% है, जबकि वफाकी हुकूमत 92% रेवेन्यू इकट्ठा करती है। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो भारत में टैक्स टू GDP का तनासुब 17% तक पहुंच गया है, जबकि मरकजी हुकूमत 11% और रियासतें 6% टैक्स जमा करती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि IMF की टैक्स तजावीज़ इंतहाई कमज़ोर हैं, ठोस नौयत की नहीं है और बुनियादी तौर पर छोटी तब्दीलियों और टैक्स की शरह में मामूली तब्दीलियों की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने जोर दिया है कि हमारी इक़्तिसादी टीम को वसीतर और स्ट्रेटेजिक टैक्स इस्लाहात के साथ आना होगा। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने के लिए एक मजबूत सूबाई टैक्स सिस्टम तजवीज़ किया है और ज़मीनी सूरत हाल का मवाजना भारत से किया है, जहाँ रेवेन्यू जनरेशन में रियासतों का हिस्सा पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। उन्होंने सनत पर टैक्स का बोझ कम करने की भी तजवीज़ दी है, जो कुल टैक्स रेवेन्यू का 68% अदा करती हैं। उन्होंने कहा है कि सनतों पर बोझ कौमी मईशत पर मजमूई बोझ से ज़्यादा है।
एक और मारूफ टैक्स माहिर डॉक्टर इकराम उल हक ने कहा है कि सनत और कारोबार दोनों पर ज्यादा टैक्सेस हैं। उन्होंने मजीद ये कहा है कि महकमा टैक्स की हकीकी आमदनी पर टैक्स वसूल करने की सलाहियत कम हो गई है। उन्होंने फर्जी टैक्सेस को ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा डिजिटल दुनिया में सिर्फ हकीकी आमदनी पर टैक्स आयद किया जा सकता है, जहाँ आमदोरफ्त को आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि माहिर माशियात जो तजवीज़ पेश कर रहे हैं, क्या हुकूमत उसको संजीदगी से ले रही है? क्या हमें टैक्स जमा करने या मुनज़्ज़म करने के तरीके को तब्दील करना होगा? डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स इंतज़ामिया को बेहतर बनाना होगा? क्या हमें डिजिटलाइजेशन और उसके साथ डिजिटलाइज मईशत पर इन्हिसार करते हुए एक सादा मुस्तहकम टैक्स निज़ाम तैयार करने की ज़रूरत है? क्या जीएसटी को एक डिजिटल मईशत की तरफ मुंतकिल करने की ज़रूरत है? क्या हमें बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की ज़रूरत है? इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम उल हक साहब, पाइट के वीसी हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो एक बड़ी लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट आप लोगों ने तरतीब दी है और इसमें बड़ी रिफॉर्म्स की भी बात हुई है, जो टैक्स का निज़ाम है, कलेक्शन का निज़ाम है, उसको आसान और सादा करने की भी बात हुई है। लेकिन आपको लगता है कि क्या हुकूमत संजीदा है इन तमाम चीज़ों को लेकर, और इस रिपोर्ट पर अगर कोई अमल दरामद होता है तो उससे क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं हमारे टैक्स के निज़ाम में? देखिए जी, अगर तो अमल दरामद हो जाए, पहली चीज़ ये रिपोर्ट सबसे अच्छे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट्स और उन लोगों ने मिल के बनाई है, अकेले नहीं बनाई। इस जबरदस्ती साहब भी हैं, शायद कारदार साहब भी हैं, बड़े लोग। हमारी कोशिश ये थी कि ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो और ग्रोथ फ्रेंडली। हम उसमें ये कह रहे हैं कि दुनिया जहान में जो टैक्स का निज़ाम होता है वो एक दफ़ा बना देते हैं, फिर 20-30 साल के लिए उसको छेड़ते हैं। ये जो रोज़ आपने नया टैक्स लगाना है, रोज़ आपने जो लोगों को तंग करना है, उससे इतनी इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई है, लोग इतने परेशान हो गए हैं कि वो पीछे हट गए इन्वेस्ट करने से। हमें एक जैसे क्रिकेट की गेम नहीं होती, रूल्स बना के छोड़ देना है। ये नहीं कि रूल्स चेंज, रूल्स लोग सीख जाते हैं, उसको फॉलो करना। टैक्स एक रूल होता है, टैक्स का निज़ाम ऐसा बना जिससे तो हमने ये निज़ाम की कोशिश की है कि अगले 20-30 साल कांस्टेंट रहे, इस पर कोई ज़रूरत ना हो कि टैक्स नया लगाए। और ये टैक्स जो हमने हिसाब लगाया है, इसमें तो ठीक तरह लगाया जाए, हमारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि हमारी तकरीबन मुझे फिक्र हुई है, मेरा ख्याल 16-17% इंक्रीज हो जाए और अगले 3-4 सालों में तो काफ़ी होती है। उसके बाद जो मैं जोर देने की ज़रूरत है वो ये है कि डिजिटल निज़ाम आए, कि हर टैक्स जो है डिजिटली कलेक्ट हो, एफपीआर के बंदे किसी को तंग ना करें और किसी से मुका ना करें, सब टैक्स डिजिटली कलेक्ट हो, सब ट्रांजैक्शन आपके डिजिटल होते हैं। हुकूमत में इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। हुकूमत के जो करंदे हैं उनको ये काम करने की ज़रूरत है, पर वो जान के नहीं करना चाहते, क्योंकि जब वो मुका करते हैं तो वो एक फेस टू फेस मुका करते हैं, तो ये निज़ाम खत्म होना पड़ेगा। दूसरी जो इसमें बहुत बड़ी बात हमने की है कि जी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। ये जो इकोनॉमी हम बंद करके रखते हैं, इसमें इनएफिशिएंसी बहुत क्रीप करती है। जो एडिशनल टैक्स लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, ड्यूटीज, एडिशनल ड्यूटीज लगाते हैं, कस्टम्स, वो क्या कहते हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म, ये जो चीज़ें हैं कि आप बढ़ाते जाते हैं टैरिफ जो ड्यूटी है कस्टम्स की, उसको कम करें ताकि हमारी बिजनेस दुनिया से डील कर सके, ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट मंगाती है उनसे ला सके। दूसरी चीज जो हम कह रहे हैं कि जी जनरल सेल्स टैक्स VAT करना, उसको VAT कर दें, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात और कुछ नहीं, तो VAT कर दें, थोड़ी सी एग्जम्पशन खत्म करें, एक फेयरनेस का निज़ाम बनाए। तीसरी चीज जो इनकम है, इनकम जहां से भी आती है उसको टैक्स करें, चाहे एग्रीकल्चर चाहे कहीं, उसको टैक्स करें। और टैक्स हम तो कह रहे हैं लोअर करें रेट्स, बढ़ाए ना, लोअर करें रेट्स। लोअर करेंगे रेट्स तो लोग खुशी से टैक्स देंगे, बढ़ाते हैं तो सब रोते हैं और भागने की कोशिश करें। तो ये सिंपल सी बातें हैं, बड़ी कॉमन सेंसिकल बातें हैं। आई होप हुकूमत सुने। तो डॉक्टर साहब, ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है करने से क्यों हुकूमत घबरा रही है? अगर डिजिटलाइज हो जाएगा ये निज़ाम तो शायद ये रिफॉर्म की तरफ भी एक बड़ा कदम होगा, ऑटोमेटिकली ये रिफॉर्म आ जाएगा, निज़ाम भी आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, लोगों की अट्रैक्शन भी जाने बढ़ जाएगी। अभी जो लोग भागते हैं कॉम्प्लिकेशन से, शायद वो फिर भागेंगे भी नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली टैक्स नेट भी हमारा बढ़ेगा तो कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। तो अभी तक इसको संजीदगी के साथ अपनाया क्यों नहीं जा रहा है? ये जी हुकूमत डरी रहती है जो पब्लिक सेक्टर वर्कर्स हैं। जैसे आपने देखा यूटिलिटी स्टोर बंद किया, PWD बंद की, वो आ गया, हुकूमत डर जाती। हुकूमत को ये डिसीजन लेनी पड़ेगी कि पब्लिक सेक्टर वर्कर को तनख्वाह अच्छी दे, पर उसको ये कंट्रोल ना दे कि वो लोगों को तंग करे। पटवारी का कंट्रोल या मीटर रीडर का कंट्रोल या इन लोगों का कंट्रोल ये खत्म करना पड़ेगा। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस आ गए हैं, आप और मैं डिजिटली अपना बिल भी पे करते हैं, आप और मैं
डिजिटली मैं दराज से बहुत चीजें मंगवाता हूँ, ये काम हमें करने दें, हमें करना आता है, हम कर सकते हैं, ये यूं पैसा चलता है। ये चीजें आप अगर हमें करने दें ठीक तरीके से, सब ट्रांजैक्शन डिजिटल होने दें, हम करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। हुकूमत करने नहीं देती, हुकूमत के जो बाशिंदे हैं करने नहीं देते, अदरवाइज आराम से काम हो सकता है। और ये होना चाहिए, ये हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा होना चाहिए कि इंटरनेट को फैलाए। एक तो मसला ये भी, इंटरनेट आधे मुल्क में तो है ही नहीं, इंटरनेट को फैलाएंगे, सड़कें कम बनाए, इंटरनेट ज्यादा बनाए। ये सिंपल चीज है, सड़कें कम बनाओ, इंटरनेट ज्यादा बनाओ, और इंटरनेट हर किसी को कनेक्ट करो, और इंटरनेट यूज करें ट्रांजैक्शंस के लिए। ये नहीं कि कभी आज नेट बंद हो रहा है, कभी नहीं बंद हो रहा है। अगर बंद नेट करते हैं तो हमारे कौम का नुकसान होता है। हमने हिसाब लगाया, तकरीबन $1.5 बिलियन निकल जाता है अगर आप बंद करते हैं नेट। तो नदीम साहब, ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो शायद कोई भी प्रोटेस्ट करने तो नहीं आएगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, इदारे बंद करते हैं, उसमें चलें, जो लोग बेरोज़गार होते हैं वो आ जाते हैं एहतजाज करने। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में फिर आखिर क्या कबाहत है? उसमें तो कोई ऐसा निकल कर सड़कों पर नहीं आएगा कि आपने अपने टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया। तो उसमें बहुत कबाहत है। अगर आप बैठे हुए हैं और गेट पे बैठे हुए हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्टर्स हैं या पटवारी हैं, तो ये तंग करके पैसा निकलवाते हो। अच्छा। टेक्नोलॉजी हो तो इनका रोब खत्म हो जाता है। तो इसकी ये बहुत बड़ी लॉबी है जो कहती है हमने नहीं करना। आपका ख्याल है कि जो रिटेलर को कहते हैं जो पॉइंट ऑफ सेल लगाना कितना मुश्किल है? आप मुझे ठेका दे दें, मैं 15 दिन में पॉइंट ऑफ सेल ना लगाऊं, तो अब मुझे बता, पॉइंट ऑफ सेल लगाना क्या मुश्किल है यार? किसी सिक्योरिटी कंपनी को वो लगा देगी। पॉइंट ऑफ सेल क्यों नहीं लगवाते? क्योंकि ये खुद अपने बीच में ट्रांजैक्शन में अपने आप को रखना चाहते हैं। हमें समझना चाहिए कि सरकारी अफसर जो है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कि वो रोकना चाहते हैं काम, ताकि कहीं ना कहीं तो कुछ ले लें। तो ये काम हमें समझना पड़ेगा। हम बार बार डीरेगुलेशन की बात करते हैं कि सरकारी अफसर को ट्रांजैक्शन में आना ही नहीं चाहिए। सही। तो नदीम साहब, अभी जिस तरह ताजिर दोस्त स्कीम और वो एक ऐप के तहत एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की हुकूमत ने कोशिश भी की और वो बुरी तरह से वो तजुर्बा नाकाम हुआ, तो उसकी वजह भी यही, ये जो सरकारी एहलकार हैं, अफसरान हैं, यही लोग थे, या फिर वो ताजिरों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ ही नहीं थी उनके लिए कि वो उस ऐप के तहत खुद को रजिस्टर करवाते? देखिए, अगर आप ताजिरों से बात सुने तो वो यही कहते हैं कि अगर हम इनको अपना पल्ला पकड़ा देंगे, इनको बता देंगे हमारी कितनी बिजनेस, सब कुछ करेंगे, ये हमें तंग करें। ठीक है, अगर ये आप खत्म कर दें चीज, दो चीज, अगर आप ये खत्म कर दें कि आपको कोई तंग करने आ सकता है, ठीक है, कि आपने उसको बताया मैं क्या काम करता हूँ, वो आ जाएगा, नहीं कि आप ये करें ये करें, ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। नंबर 2, ये चीज पे टैक्सेस कम करें। और नंबर 3, वो बंदे आराम से टैक्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर VAT हम लगा दें तो हर जगह आराम से टैक्स देते। मैं तो हर जगह जाता हूँ GST के, मैं जो 16, 17, 18% जो भी कुछ देता हूँ, ठीक है, हम सब काफी लोग देते हैं। अगर ये लोग, मैं तो कहता हूँ उसको भी बेशक लोअर कर दे टैक्स को, और वो निजाम इतना आसान बना दें कि मैं आराम से दे दूँ। अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड पे थोड़ी सी दी है कि आप कम पैसे पे दे दें, तो लोग सब यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता, पर इसमें जो है सरकारी अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ेगा और हुकूमत को उनको कोऑपरेट करवाना पड़ेगा। लेकिन सर, एक सवाल यहाँ ये भी तो है कि जब एक कंज्यूमर ये टैक्स दे रहा है, तो वो कंपनी या वो रेस्टोरेंट या वो शॉप या वो आउटलेट वो उस टैक्स को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचा भी रहा है, या वो अपने एंड पर रोक रहा है, वो 16% टैक्स ले तो रहा है लेकिन वो आगे उसको नहीं पे कर रहा? इस पर भी चेक एंड बैलेंस पे रखने की ज़रूरत है। एक दफ़ा डिजिटल होगा, जैसे मैं यहाँ टैक्स दूंगा, मैं रेस्टोरेंट बैठा हूँ, जैसे मैं टैक्स दूंगा वो सीधा FPR को जाएगा और सीधा जो बेचने वाला उसको जाएगा। उसमें बेचने वाले का इख्तियार ही नहीं होगा। जैसे पॉइंट ऑफ सेल बनेगी, पॉइंट ऑफ सेल में पहले टैक्स FPR को जाएगा, फिर सरकार को, फिर वो अपने पास लेकर रखेगा। तो ये डिजिटल एज में तो मसला ही नहीं रहा। पहले तो हिसाब करना पड़ता था, अब तो ये है कि आप देखें सेलफोन पे, आप कभी भी सेलफोन के दफ्तर गए, यहाँ बैठे बैठे हम सब कुछ कर लेते हैं। इसी तरह बैंकों में देखें, बैंकों में जाने की जरूरत नहीं होती कई दफा। तो क्वाइट फ्रैंकली ये चीज हो सकती है, दुनिया में होनी चाहिए। हमारे सेलफोन पे ये मोबाइल ऐप सब आ जानी चाहिए कि मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करूँ, सेलफोन लगाऊं और ठीक काम हो जाए। तो ये निज़ाम हमारा बन जाना चाहिए। यहाँ तो हिसाब ये, मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, वो भी कहते हैं मुझे कैश दो, मैं ID कार्ड बनाएगा, उन्होंने कहा कैश दो। ये क्या चक्कर है? सरकार अपने क्या कहते हैं जो लोग हैं उनको कई दफा कैश में तनख्वाह देती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है FPR में भी कैश में बोनस मिलता है। यार ये सरकार तो खत्म कर देना कैश का काम। कैश का काम अगर खत्म, ऐसे नहीं खत्म होगा कि डीमोनेटाइजेशन का, कैश का काम खत्म होगा, आप लोगों को आराम दें, आसानी दें काम करते। पर अगर मैंने कैश मैंने दे दिया टैक्स, फिर मुझे कोई तंग करने ना है, पूछना। हम तो कहते हैं अगले 5 साल ऑडिट भी ना करो, छोड़ो, लोगों को करने दो, देने दो टैक्स।
और नदीम साहब, फिर इसमें एग्रीकल्चर या रियल एस्टेट सेक्टर को फिर आप कैसे कवर करेंगे, चूंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो इन्हीं दो सेक्टर्स का, और फिर ज़ाहिर है ये ताजरों वाला, इस पे तो आपने अपनी राय दे दी, इन दो सेक्टर्स को फिर कैसे उसमें लाया जाए? देखिए, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाए जैसे बाकी हर सेक्टर पे। हमारा ये कहना है हर सेक्टर को इक्वली ट्रीट करें। कोई लाडला बेटा नहीं कौम का, सब कौम के बराबर बेटे हैं, ठीक है। आप रियल एस्टेट को इसको आराम से टैक्स, पर रियल एस्टेट को टैक्स लगाने से पहले काम तो आसान करें ना। हमारा रियल एस्टेट का काम इतना मुश्किल है, इतनी परमिशन है, इतना तंग करते हैं कि रियल एस्टेट का काम बेचारा चलता ही नहीं है। तो आप उसको जल्दी जल्दी अपना काम करने से उनके ऊपर अगेन रिस्ट्रिक्शंस बंद करें, जितनी हद तक हो सकता है डिजिटाइज करें। कहें जी आप डिजिटली परमिशन लेके आप कल बनाना शुरू कर दें, इंतजार ना करें। जैसे दुबई में होता है, दुबई में आप एक दिन काम शुरू करते हैं, दूसरे दिन आप बिल्डिंग भी शुरू हो जाती है। उनके ऊपर लगाए रिक्वायरमेंट के लिए आपने क्या कहते हैं 2 साल में साल में बिल्डिंग खत्म करनी है, और करने दें उनको खत्म। फिर बीच में ना तंग करें कि आके लोग भी तंग कर रहे हैं, कोई काम रोक रहे हैं, कोई ये करे। मैं इस्लामाबाद में जब जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूँ 4-5 बिल्डिंगें आधी बनी पड़ी, क्यों पड़ी हुई, कोर्ट में क्यों गए हो, क्या मसला है? जब आधी बिल्डिंग पड़ी हुई, कौम का सरमाया ज़ाया हो रहा है। लाहौर में पड़ी है, कराची में पड़ी है, बिल्डिंगें क्यों बंद कर देते हैं बनाने पे? बनाने दें लोगों को, उन्होंने गलत काम किया उनसे फाइन लें। उनको ये ना करें कि बिल्डिंग रोक दे, ये ना करें जैसे जज साहब ने नस्ला टावर गिराया था, ये गलत बात है। कौम का सरमाया जब बनता है उसको चलने दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक साहब, वीसी मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने उनकी सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद अशफाक तौलत साहब जो माहिर माशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इस पूरी सूरत हाल पर उनसे उनकी राय भी जानेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान के मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स ने बड़े बड़े इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट्स तो सेट कर लिए हैं, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स लाए बगैर, और जो इस वक्त बड़े बड़े प्लेयर्स टैक्स रिफॉर्म से बाहर हैं, टैक्स के कलेक्शन से बाहर हैं, उनको टैक्स नेट में लाए बगैर ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? इस वक्त टैक्स रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, रिसर्चेज इस पर की जा रही हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठ रहे हैं और वो हुकूमत के सामने भी अपनी रिसर्चेज रख रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक इस मामले में संजीदगी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तौलत साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए। अब ये इस वक्त भी हमें जो ये 13,000 अरब जमा करने हैं, ये हमने जो पहले से टैक्स पेयर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है। जो टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी वो कहीं होती नज़र आ रही है? जो सेक्टर्स पहले भी टैक्स से बाहर थे वो अभी भी हमें उससे बाहर ही नज़र आ रहे हैं। कहीं कोई बेहतरी लाती हुई हुकूमत इस सिमत में आपको नज़र आ रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असल में देखें, टैक्स रिफॉर्म्स है ना, ये एक पूरा बुके है। ये कोई एक गुलदस्ते में से एक फूल नहीं होता, उसके 4 वेक्टर्स होते हैं। एक ये होता है कि हाउ टू टैप, जहां पर आप हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करो नए रिसोर्सेज से, और जो अनटैप्ड है। दूसरा होता है कि आपके पास कौन सी ऐसी एवेन्यूज हैं जहां से टैक्स कम आ रहा है, उसको आप बढ़ाएं। तीसरा ये होता है कि आप टैक्स में सहूलियात कैसे पे करें, आप दोस्त लोगों को कैसे सहूलियात दें कि वो टैक्स नेट में आए। चौथा ये होता है कि आपकी जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसकी आप अथॉरिटी को किस तरीके से ये रखें कि वो रेशनलाइज हो जाए। अब इत्तेफाक की बात है, पाकिस्तान में बड़े टैक्स रिफॉर्म्स के कमीशन बने, मैं भी कुछ हिस्सा रहा 2-4 लोगों का, एक का मैंने चेयर भी किया लास्ट ईयर। पूरी इंटरिम रिपोर्ट बनी हुई है, और उस पे जब हमने इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लास्ट टाइम का, तो चलो सियासी साल था, नहीं हुआ। इस साल 4 चीजें आपने निकाली उसमें से, और जो अच्छी चीजें थी, जो आपको जो काम आती, या रेशनलाइजेशन ऑफ एफबीआर अथॉरिटी में काम आती, या ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस में काम आती, वो आपने बिल्कुल इग्नोर कर दी। और आपने ऐसे हमारे कमेटियां आपने बना दी कि जिनका कोई वजूद ही नहीं था, जिनका, देखें मैं किसी की वो नहीं कहता, हर कोई माशाल्लाह पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मगर मसला ये है कि टैक्स एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। आप कभी वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ काम कर रहे होते हैं कि जी हमें ये डिजिटाइजेशन करना होता है, उनको कख नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। फिर आपने एक उठा के बिल गेट मिलिंडा के थ्रू विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप लेके आए अपना मैकेंजी को, जिनके एक डायरेक्टर हमारी मीटिंगों में बैठते थे, वो नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, आप लेके आए, चले वो उनका फैसला। आज वो भी किसी जगह नहीं खड़े हुए। आपकी मईशत की ग्राउंड रियलिटी को जब तक कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, जब तक आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। और वो रिपोर्ट में दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया के किसी बड़े कंसल्टेंट्स को बिठा दें, जो रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की इंटरिम रिपोर्ट जो 18 अप्रैल
2023 को फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दी गई थी, उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आजकल के हालात के हिसाब से टैक्स रिफॉर्म में नहीं दी जा सकती। उसमें 100 से ज्यादा प्रोफेशनल थे जिनका अपना क्यूमुलेटिव हजारों साल का तजर्बा मिलके बनता था, जिसमें एफबीआर के ऑफिशियल थे, जिसमें प्रोफेशनल लॉयर्स थे, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इकोनॉमिस्ट थे, आईसीएमए थे, बिजनेस टाइकून्स थे। तो अब अगर आप उसको भी नहीं मानते तो फिर जाहिर बात है, मैं कहता हूं अल्लाह ही हाफिज है। और फिर आप एक नई नई चीज लेके आ जाते हैं, नए नए इख्तरात ले आते हैं अपने तौर पे, और फिर वो कमेटियां बनती हैं, वेस्टिंग आवर्स एंड राइटिंग मिनट्स होती हैं, कोई इस पे अमलदारी नहीं होती। इससे बेहतर यही है कि आप एक रिपोर्ट है उसको लेके चलें, उसी के हिसाब से चलाएं। सही। और इशफाक साहब, एक तो टैक्स रिफॉर्म का इशू है जो कि एक मैक्रो लेवल का इशू है, फिर एक जो एक प्रोसेस है पूरा टैक्सेशन का वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कम से कम उसी को सही कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो शायद लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट उसमें बढ़े, शायद लोगों की दिलचस्पी बढ़े, और जो लोग नहीं भी अभी टैक्स नेट में हैं और जो आना चाहते हैं टैक्स नेट में, मुश्किल और पेचीदा प्रोसेस होने की वजह से वो उससे आउट रह जाते हैं, शायद वो कम से कम किसी हद तक तो कोई 2, 4, 5, 10% ऐसे लोगों की भी तादाद होगी। मैं आपको कह रहा हूं ना कि वो रिपोर्ट के अंदर हमने 82 के करीब मेजर लिखे थे, जिसमें 21 थे रेवेन्यू जनरेशन के, 4 इन्होंने ले लिए, 17 अभी बाकी है। उसमें 14 ऐसे एलिमेंट थे जिसको मैं कहता हूं ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस था। 35, हाँ, तो ये 35 ये हो गए। 32 ऐसे मेजर थे कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ के जो आप अभी बात कर रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12 से 13 या 14 ऐसे मेजर थे जिनको हमने कहा था हाउ टू रैशनलाइज दी एफबीआर अथॉरिटी, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हमने कहा ना सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ के थे, उसमें काफी चीजें कवर थी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि अब मैं ताजिर दोस्त स्कीम की आपको बात, इसकी स्कीम की जरूरत नहीं थी। हमने जो बातें की थी, हमने इनको ये कहा था कि आप सिर्फ एक काम कर लें कि आप सिर्फ एक सिंपल सा एक स्कीम हमने बना के रखी थी। उस स्कीम के अंदर ये सिंपल सी बात थी कि ताजिर जहां से भी परचेज करेंगे उनसे हम 1% टैक्स ले लेंगे, जिसपे वो एग्री हो गए थे। और वही चीज उन्होंने हमसे एग्री की। हमने कहा 3 करोड़ से नीचे जो भी ताजिर होगा, स्मॉल ट्रेडर होगा, उसका फुल एंड फाइनल है। 3 करोड़ से ऊपर जो है वो फुल रिटर्न फाइल करे और उसका मिनिमम टैक्स होगा। सब एग्रीमेंट हो चुका, रिटर्न का फाइल एग्रीमेंट हो चुका। फिर आपको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था एफबीआर को, उन्होंने नहीं किया। सियासी तौर पे नहीं किया या कोई और वजह थी, मुझे नहीं पता। देखिए, मानेगा कौन क्या अगर जब आप ये इतनी सिंपल सी स्कीम में इंप्लीमेंट नहीं करोगे और फिर आप एक कॉम्प्लिकेटेड स्कीम ले आओगे, तो इसलिए तो आप यही चाहोगे कि लोग आपके पास रजिस्टर्ड ना हो। और अगर वो रजिस्टर होने के लिए आने के लिए तैयार हैं तो आपके कुछ और मेरा ख्याल है आज़ाइम है कि जो आप चाह रहे हैं कि करप्शन बढ़े और ये जो सिंप्लीफिकेशन वो ना हो। तो ये चीजें थी जो एफबीआर को उस रिपोर्ट के अंदर मिल जाती। और आज भी मैं तो कहता हूं, मेरा ख्याल है कोई एम्बार्गो नहीं है, एक कौमी अमानत है। हम बैठे हुए हैं, वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट करवाना जानते हैं, करवा देंगे। और ये 3 महीने की मार है, या 3 सालों की मार नहीं है। और इशफाक साहब, उसमें फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ मौजूद था, उसमें फिर रियल एस्टेट सेक्टर से मुतालिक क्या डिटेल्स थी, चूंकि इस ताजिर दोस्त स्कीम में ये वाले सेक्टर्स तो नहीं कवर हो रहे थे। देखिए, रिटेलर के लिए तो हमने ये बनाई थी, ताजिर दोस्त स्कीम तो हटा दें। रियल एस्टेट के लिए हमने ये कहा था कि इनके लिए सबसे बेहतर काम यही होगा कि आप इनको रीट मॉडल में ले आइए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ले आइए, टैक्स रिड्यूस करें और वैल्यूज बढ़ाएं, ताकि आपके साथ एक काम हो। जो नए डेवलपर थे उसमें एफबीआर के एक मेंबर ने अच्छा काम किया था कि जी जब स्कीम अनाउंस हो तो उसमें आप एक परसेंटेज फिक्स कर लेंगे, जी 7% ऑफ द वैल्यू हम आपको एडवांस टैक्स ले लेंगे, इसके बाद आप फाइलें ट्रांसफर करते रहें जब तक कि पहली ट्रांसफर आपकी ना हो जाए। जहां तक एग्रीकल्चर था उसमें हमने ये कहा था कि मिनिमम एसेट टैक्स आप इंट्रोड्यूस करें ऑन ऑल मार्केट वैल्यू बेसिस पे। अगर आप ये करते तो कानूनन आईनी तौर पे वो टैक्स आप लगा सकते जो फेडरेशन लगा सकता था, मगर ये भी इंप्लीमेंट नहीं करने दिया गया। वो मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा, इलेक्शन ईयर था। तो मेरा ख्याल ये सारी चीजें मौजूद हैं जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें एक एक चीज में 200 250 बिलियन के टैक्सेस मौजूद हैं और ये साइलोज में हमारे पास मौजूद है। आप जिस वक्त कहेंगे, कोई भी दुनिया का एक्सपर्ट आके हमसे मुनाजरा करना चाहता है कर ले, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उससे अच्छा कंपोजिट पैकेज कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा इशफाक साहब, एक आखिरी सवाल कि अब जाहिर है ये जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसमें तो ये सारी रिसर्च मौजूद है। अब 2 फिस्कल मंथ्स गुजर चुके हैं, फर्स्ट क्वार्टर इस महीने के आखिर तक गुजर जाएगा। ये जो बड़ा एक ह्यूज इन्होंने टारगेट रखा है 13,000 अरब का, अगले साल इससे भी बड़ा टारगेट होगा। अगर ये रिफॉर्म्स पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर अगले साल तो एक आम आदमी पर पहले से जो टैक्स पे कर रहा है उस पर मजीद बोझ पड़ जाएगा। तो इसी साल में ये रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है।
देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन आपने ये टैक्स का टारगेट किया आपने सुना नहीं था शायद, आपके एफबीआर के चेयरमैन ने सेनेट की कायमा कमेटी को बोला था कि ये टारगेट नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस टीम को ये बात पता नहीं थी कि ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते? कि आज आप ये बता रहे हैं कि जी इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से हुआ। भाई इंपोर्ट कंप्रेशन तो नहीं, जिस लेवल पे इंपोर्ट हमने रखनी थी वही इंपोर्ट है। आज आप मुझे सिर्फ ये बात नहीं कह सकते कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट मेरा $3 बिलियन का होना चाहिए था और अब नहीं है और थोड़ा सा सरप्लस आ रहा है तो ये गलत हो रहा है। भाई देखें, हम ये एफबीआर के टैक्सेस के लिए पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब है इकोनॉमी को चलाना। जब इकोनॉमी चलेगी तो टैक्सेशन आएगा। आप इकोनॉमी को तो चलने देना यार। इकोनॉमी को आपने बिल्कुल सफोकेट किया हुआ है लोगों के। अभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये रिफंड रोक के उन्होंने सारे ये एडवांसेस ले रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के रिफंड 2 तारीख को मिल जाने चाहिए इस महीने। आप मुझे बता दें रिफंड मिले हैं कि नहीं। आप मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप चेयरमैन एफबीआर से आज बात करें, बोले कि आपने रिफंड दिए, नहीं दिए आज भी रिफंड आपने, क्यों नहीं दिए? आप एक्सपोर्टर का पैसा रोक रहे हैं। आप बोले हमने टारगेट अचीव कर लिया। आपने ये कहा कि जी 132 अरब के लास्ट ईयर हमने रिफंड दिए 2 महीने में। ओ भाई वो फास्टर के रिफंड है जो आपने वादा किया है 8 दिन में देंगे। आप मुझसे दावा करवा लें उसमें से भी 132 के अलावा कितने डेफर किए हैं वो तो ये बताते नहीं है। अच्छा। और नॉर्मल रिफंड आपने कितने दिए फास्टर के अलावा, ये भी जरा डेमोन्स्ट्रेट कर दें। तो यार आप अपनी कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप गप ना करें, रियलिटी पे फेस करें। और आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, हमारे माशिया टैक्स एक्सपर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जो दाखिली इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो दाखिली सलामती है और इसके अलावा जो इसके साथ साथ दीगर उमूर हैं, उस पर बड़ी अहम ब्रीफिंग दी। और गुज़िश्ता 1 साल में अब तक जितने ऑपरेशन किए गए उसके बड़े अहम फिगर्स और हक़ाइक़ भी उन्होंने शेयर किए। रवां साल दहशत गर्दों के खिलाफ अब तक 32,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, ऑपरेशन किए जा चुके हैं। सिर्फ पिछले 1 माह में 4,000 से ज़ायद ये ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें 90 फितना खवारिज को हलाक किया गया और सिर्फ वादी तीरा में ही अब तक 37 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि 14 को ज़ख्मी भी किया गया। अब इन 8 माह में जो ऑपरेशन हुए इसमें 193 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने भी जाम शहादत नोश किया, लेकिन आज़म अभी भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ है, आज़म जवान है। और ये बात एक रोज़ रोशन की तरह आया है कि आखिरी खारजी के ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। अब ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जैसे ही हमारी इकॉनमी ग्रो करने लगती है, कुछ माशी अशारिये पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों की, तख़रीबकारों की जानिब से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। और ज़ाहिर है ये सबको पता है कि कौन कौन से बैरूनी हाथ इसमें मुलव्विस हैं और क्यों इस तरह की कार्रवाइयों को तेज़ किया जाता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो हालात की ख़राबी हमारे यहाँ अचानक से पैदा की जाती है, इस तरह के वाक़यात कभी बलूचिस्तान में कभी केपी में, ये इसका कनेक्शन ज़ाहिर पाकिस्तान की इकॉनमी से जोड़ा जा सकता है। जैसे इकॉनमी ग्रो करती है, जैसे ही हम एक पॉजिटिव फेज़ में दाखिल होने लगते हैं, हम किसी IMF प्रोग्राम में जाते हैं या सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही होती है, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ अचानक से तेज़ कर दी जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, यही एक कंसेप्ट है 5th जनरेशन वारफेयर का, जिसमें बहुत सारे अवामिल है, जिसमें आपकी इकॉनमी भी टारगेट होती है। जिस तरीके से हमने पास में देखा, जब FATF में हमारा केस था तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह अरेंज किए गए हैं, IMF पे प्रेशराइज किया जाता है, और फिर इसके बाद इंस्टेबिलिटी यहाँ पे है, और फिर इसके बाद नैरेटिव सेट किए जाते हैं, और फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाती है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द लार्जर गेम का एक हिस्सा है कि इकानमी को टारगेट करें। अब देखें, बलूचिस्तान में जिस तरीके से तरक्की की तरफ एक गामजन है, दुनिया मानती है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर जितने पोटेंशियल है और जिस तरह वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, CPEC के आने के बाद गवादर के डेवलपमेंट से और वहाँ पे रिसोर्स वसाइल से, तो दुनिया मानती है कि इससे पाकिस्तान के एक अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, बलूचिस्तान में भी डेवलपमेंट होगी। और इससे उनको खदशात है, क्योंकि वो समझते हैं चाइना इनकी मदद कर रहा है, और बलूचिस्तान वो जगह है जो शॉर्टेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड टू चाइना।
तो एक तो वाज़ेह तौर पे इंडिया इसके पीछे है, रॉ इसके पीछे है, प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की बलूचिस्तान की ना हो। दैट इज़ एक बुनियादी फैक्टर है। इसके पीछे और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। फ्रंट पे तो इंडिया है, लेकिन पीछे बहुत सारे ऐसे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे हो। लेकिन देखें, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट में जाना है और हमारे गवर्नमेंट का इरादा है कि हम हर सूरत में इस सी पैक को, दूसरे प्रोजेक्ट्स को बलूचिस्तान में हर सूरत में कामयाब करना है ताकि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की हो सके। और मसूद साहब, ज़ाहिर है इसमें चूँकि यहाँ के जो सहूलतकार हैं वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं और उसमें बहुत से यहाँ के मकामी भी लोग होते हैं, बहुत से ऐसे गैर मकामी लोग होते हैं जो यहाँ एक लंबा अरसा गुजार कर फिर मकामी बन जाते हैं। तो अब ये उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं उनकी कितनी सख्त ज़रूरत है, वक्त का कितना इस वक्त ये तकाजा और डिमांड है, चूँकि गवादर को भी डेवलप होना है आइंदा चंद सालों में और एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आना है, फिर बलूचिस्तान की तरक्की भी आइंदा दिनों में एक्सपेक्टेड है। तो ये वाली कार्रवाइयाँ अब कितनी तेज़ होनी चाहिए? ये भी है, देखिए ऑलरेडी इन पे कार्रवाइयाँ हो रही है, इसमें यकीनन शक नहीं है। लोकल फैसिलिटेटर्स भी हैं जो आप जिस तरह आपने कहा बाहर से आके यहाँ पे इलीगली स्टे कर रहे हैं, वो भी फैसिलिटेटर्स शामिल हैं। और इनमें कुछ वो लोग भी शामिल हैं जो शुरू में इनसे बातचीत चल रही थी तो वो पाकिस्तान दाखिल हो चुके थे, तो उनकी भी यहाँ पे कुछ की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो पिछले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इसका एक अज़म का इजहार किया गया था कि जो भी फैसिलिटेटर्स होंगे जो इनकी मदद कर रहे हैं और जो दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लूडशेड इन पाकिस्तान, उनको किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं इस सिलसिले की एक कड़ी है। देखें, वो फिर इसी तरह ही जाके वो जो नेटवर्क है वो अनअर्थ होते हैं और पकड़े जाते हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि लोकल जो हमारे जो पुलिस के इदारे हैं, जिसमें CID है, स्पेशल ब्रांच है या दूसरे है या पुलिस है, पुलिस के इवन SHO जो होता है उसके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, उसको अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो उसको सारा पता होता है। तो उनको मेरा ख्याल में प्रोएक्टिवली हम अफवाज को और जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको इनपुट उनकी आनी चाहिए। सही। और मसूद साहब, जो गैर मकामी अफराद के इनखला का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुआ था और लाखों की तादाद में लोगों को उनके अपने मुल्कों में भेजा भी गया, क्या वो उस सिलसिले में कहीं कोई कमी आई है जो इस तरह की कार्रवाइयाँ अचानक से पिछले दिनों हमने उसमें थोड़ी तेज़ी देखी है? नहीं, कमी तो नहीं आई है, थोड़ा सा रफ्तार में मेरा ख्याल में सुस्त हुई, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऐसे थे जिस तरह हमने देखा चमन बॉर्डर बड़ा अरसे तक क्लोज रहा है और वहाँ पे मसाइल रहे। इसी तरह तोरखम बॉर्डर पे था और फिर अब रिसेंटली कुछ अर्सा पहले हमने देखा ये पुरम डिस्ट्रिक्ट के में भी वहाँ पे भी मसाइल थे बॉर्डर क्रॉसिंग पे। तो ये मसाइल थे, लेकिन लोग लगातार जा रहे हैं और ऑलमोस्ट इट इज 6,50,000 के करीब जो है इलीगल जो फॉरेन नेशनल्स हैं, मेनली अफगान से, वो यहाँ से जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल में ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान की हम जो इलीगल लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए मसाइल का एक बहुत सारे तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं जो फैसिलिटेटर हैं और दहशतगर्दी के जो इन कार्रवाइयों में मदद कर रहे हैं लोग। और मसूद साहब, चूँकि ज़ाहिर ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको कुछ दिनों में या हफ्तों में तो शायद मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है। अभी ये मज़ीद क्या लगता है कुछ महीनों तक या मज़ीद कुछ सालों तक बहुत ही कीनली इसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जब तक कि मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं हो जाता तो उस वक्त तक भी इस तरह की कार्रवाइयों की मुकम्मल रोकथाम शायद थोड़ा चैलेंज होगी। हाँ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में देखें कि 1.7 मिलियन के करीब जो एस्टिमेटेड है कि इलीगल यहाँ पे पाकिस्तान में लोग आबाद हैं, ऑलरेडी उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, एक ऑलरेडी एक कंसेप्ट है उसके मुताबिक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अल्टीमेटली उनको वापस जाना होगा और हमारे भी इंटरेस्ट में है, उन लोगों के भी इंटरेस्ट में है। अफगानिस्तान के में वहाँ पे अमन है और वहाँ पे डॉलर बड़ा अच्छा मजबूत है और मेरा ख्याल में ऑलरेडी देखें यहाँ पे पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशन जो UNHCR है, इन्होंने यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी की है, लोगों को ट्रेन भी किया है और उनको स्किल ट्रेनिंग भी दी है। दे कैन गो बैक एंड दे कैन प्ले वेरी एक मुस्बित रोल अदा कर सकते हैं इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। और ये जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ मसूद साहब, उसके इस ऑपरेशन के दौरान जो लोग बाहर से आ रहे हैं
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आ रहे हैं, उन पर तो चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि वो कहाँ मौजूद हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें कि तोरखम पे तो ऑलरेडी था, और इसके बाद हमने चमन में एक सिचुएशन देखी जिसमें कोशिश की गई थी कि इसको, वो नहीं चाहते थे लोग कि ये ना हो, लेकिन इस पे गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रिक्ट इस पे स्टैंड लिया और बहुत अच्छा स्टैंड था, और उन्होंने कहा इसके बगैर कोई चारा नहीं है और उस पे वो आ सकते हैं, उसमें रिलैक्सेशन हो सकती है। वो जो वीज़ा लगता है 5 साल का भी लग सकता है, 10 साल का भी लग सकता है, लेकिन देखिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। अमेरिका और मेक्सिको में भी यही हालात है, लेकिन वहाँ भी सिस्टम चलता है। अरब ममालिक देखें, एक ही लोग हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं, सेम ट्रेडिशंस कल्चर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन 22 ममालिक में तकसीम है और इस तरह ओपनली क्रॉस बॉर्डर नहीं कर सकते, वो पासपोर्ट्स पर ट्रैवल करते हैं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मेरे ख्याल में सॉवरेनिटी के वैल्यूज पे और पाकिस्तान के फ्लैग पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राइट मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ गुफ्तगू नाज़रीन आपने उनकी सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।